कहीं आंसुओं का खजाना मिला, कहीं ख्वाब कोई सुहाना मिला। जहाँ भी गए हम, जिधर भी गए हम, अजब जिंदगी का फसाना मिला। फसाना, 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 फसाना। आपका बेटे किमी लंदन से आया है। What? किमी लंदन से आ गई? हाय डैड। हाय बेटी किमी। दीपू, एक बात बताओ, क्या तुमने मुझे जरा भी मिस किया? जरा भी नहीं। क्या? गंदे हो तुम। मजाक कर रहा हूँ यार। सच जाएगा, जिस दिन से तुम गई हो ना, उसी दिन से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। झूठे कहेंगे। तुमने बहुत अच्छा किया बेटी कि तुम चली। Really? यस, मैंने पनवेल में एक बहुत बड़ा लैंड खरीदा है। Good. मैं चाहता हूँ उसमें एक अल्ट्रा मॉडर्न डीलक्स 5 स्टार होटल बनवाऊं। Very good. और उसको हैंडल करोगी तुम। राखी मेरे ये बिजनेस छुड़ाने पर आमादा है। जब तक मैं ये बुरे धंधे नहीं छोड़ता, मेरे साथ रहना तो क्या, वो मेरी सूरत तक देखने नहीं चाहती। आई एम सॉरी टू से रेखा, पर तुम्हारे हस्बैंड गैंगस्टर के चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हैं। और तुम तो जानती हो कि गैंगस्टर्स किस प्रकार के होते हैं। मुझे डर सिर्फ इस बात का है कि कहीं वो उनके गलत इरादों में फंसकर कोई ऐसा वैसा कदम ना उठा दे जो उनको जेल की 4 दीवारी की ओर ले जाए। देखिए, आप अपनी बेटी को समझाइए कि वो डीके के पास वापस लौट जाए, वरना बड़ा अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि डीके अपनी तमाम जायदाद दांव पर लगाने जा रहा है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर डीके ने बुरे धंधे छोड़ दिए तो एक दिन भी जिंदा नहीं बचेगा। इसलिए जितना जल्दी हो सके आप अपनी बेटी को डीके तक पहुंचा दीजिए। गुस्सा थूक दो बेटे। पति पत्नी के झगड़े किस घर में नहीं होते, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि रिश्ते दुश्मनी में बदल जाए। माँ जी, मेरी राखी से कोई दुश्मनी नहीं है। मैंने उसे घर छोड़ने के लिए नहीं कहा था, वो खुद ये घर छोड़कर गई है। दिनेश ने अपने सारे बुरे काम छोड़ दिए हैं और इसकी वजह हो तुम। तुम्हारा और बच्चों का साथ पाने के लिए उसने अपने दोस्तों से भी दुश्मनी मोल ले ली है बेटी। दोस्तों से दुश्मनी? मैं कुछ समझी नहीं माँ। बेटी, दिनेश के बुरे काम छोड़ देने से उसके सारे दोस्त उससे नाराज हैं और जाहिर है सब एक होकर उसकी जान के दुश्मन हो जाएंगे। वक्त आ गया है बेटी जब उसे तुम्हारे सहारे की सख्त जरूरत है। अच्छा, बाली से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। और वैसे भी आदमियों का औरतों पर जुल्म करना शोभा नहीं देता। आपने मुझे इस लायक समझा, मेरे लिए इतना ही काफी है। मेरा यकीन मानिए रेखा जी, डीके ने आज तक कई गैर कानूनी काम किए हैं, लेकिन जहां औरत बीच में आई है वहां एक कदम भी नहीं उठाया। आप चिंता मत कीजिए, आज के बाद बाली आपका नाम भी अपनी गंदी जुबान पर नहीं लाएगा। लोग बेवजह ही आपसे नफरत करते हैं। मुझे तो आप में इंसानियत और अपनेपन की ओर झुकाव नजर आता है। कैसे चुकाऊंगी मैं आपका एहसान? मैं ऐसा एहसान नहीं, अपना फर्ज समझता हूँ रेखा जी। भाई साहब, आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं। आप भले ऊपर से हंसते रहे, लेकिन आप अंदर से दुखी जरूर हैं। आप ठीक कह रहे हैं रेखा जी। मेरी जिंदगी का यही फसाना है। मैंने जिससे भी प्यार किया वो मुझसे दूर चला गया, जुदा हो गया। कहने को सब कुछ है मेरे पास, सब कुछ, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं है।
आप मेरे दोस्त की पत्नी हैं, इसलिए मेरी अपनी ही है। और आपको बाली तो क्या, दुनिया का कोई भी आदमी तकलीफ पहुंचाएगा तो यकीनन वो मेरा शिकार होगा। भाई साहब, यदि आप मुझे अपना समझते हैं तो एक बात बताइए, आप राखी भाभी और बच्चों से दूर क्यों रहते हैं? मैं नहीं, वो लोग दूर रहना चाहते हैं। मैंने तो बस राखी पर यूं चिल्ला क्या दिया, वो मुझे छोड़कर चली गई। अब आप ही बताइए रेखा जी, ऐसा कौन सा मर्द होगा जो अपनी बीवी को किसी गैर मर्द के साथ घूमते हुए देख सकेगा? मेरा भी एक हंसता खेलता परिवार था, लेकिन अब इस आलीशान महल में मैं तन्हा हूं। आप कहें तो मैं राखी से बात करके देखूं, शायद। नहीं, कोई फायदा नहीं है। जब तक मैं जिंदा हूं, राखी इस घर की चौखट पर कदम नहीं रखेगी। खैर छोड़िए इन बातों को, मैं भी कहां की बातें ले बैठा। आप पहली बार घर आई हैं, बोलिए क्या पिएंगे आप? चाय, कॉफी, ठंडा कुछ? जी नहीं, फिर कभी। मैं चलती हूँ। ओके, एज यू विश। बाय बाय। मेरी बात मान जाओ डीके, इसी में हम सब लोगों की भलाई है। हमारे धंधे में हर कोई शख्स अपनी मर्जी से नहीं आता, उसे कोई ना कोई मजबूरी खींच कर लाती है। तुम तो क्या, हमारे धंधे का अगर कोई भी शख्स ये चाहे कि हमें अलविदा कह दे तो वो नहीं कह सकता। मैं तुम्हें दिल और जान से चाहता हूं डीके, लेकिन सवाल उठता है तुम्हारे दुश्मनों का, पुलिस का। क्या वो लोग तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे? वाली साहब, मैं इन तमाम बातों से अच्छी तरह वाकिफ हूं। बस यूं समझ लीजिए कि मैं जानबूझकर यह खतरा मोल लेना चाहता हूं, क्योंकि डीके ने आज तक किसी की परवाह नहीं की। वाली साहब, न जाने क्यों मेरे दिल में ये बुरे धंधे करने की हिम्मत ही नहीं रह गई, और इन बुरे धंधों ने मुझे मायूसी के अलावा और दिया ही क्या है? आज मुझे यह एहसास हुआ है कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। पैसे से इंसान दुनिया के तमाम ऐशो आराम खरीद सकता है, लेकिन प्यार नहीं खरीद सकता। प्यार? प्यार जैसी चीज अब इस दुनिया में रह ही कहां गई है डीके? तुम अपनी बीवी को, बच्चों को, बहनों को बेहद प्यार करते हो, लेकिन वो लोग तुम्हें प्यार करते हैं? अगर वो तुम्हें प्यार करते तो इस तरह अकेला छोड़कर नहीं चले जाते। प्यार की बातें करते हो। सही फरमा रहे हैं। मेरी इस बर्बाद जिंदगी का यही फैसला है। मैंने जिससे भी प्यार किया वो मुझे छोड़कर चला गया, और अब जब अपना कोई रहा ही नहीं है तो किसके लिए कमाऊं मैं? किस काम की ये दौलत? कौन करेगा मेरी इस दौलत का इस्तेमाल? वाली साहब, कोई नहीं, कोई नहीं। हिम्मत से काम लो डीके, जरा ठंडे दिमाग से सोचो। एक रास्ता है जिससे तुम्हारी जिंदगी में फिर से खुशहाली आ सकती है। नहीं समझे? क्या यह सच नहीं है कि इस शहर की मशहूर सोशल वर्कर ममता पांडे सिर्फ एक आस पर जिंदा है कि तुम उसके एक न एक दिन होकर ही रहोगे, और वो दिन दूर नहीं है। वो दिन मेरी जिंदगी में कभी नहीं आएगा। वाली साहब, बड़े अफसोस की बात है कि आपने ये बात सोची कैसे? क्या आप नहीं जानते कि ममता पांडे औरत के नाम पे एक कलंक है? शहर में ऐसा कोई भी इन्फ्लुएंशियल आदमी नहीं है जिसके ममता पांडे के साथ नाजायज ताल्लुकात नहीं हो, और मैं उन आदमियों में से नहीं हूं।
जो ममता पांडे जैसी औरत के साथ अपना घर बसा के एक आदर्शवादी और नेक दिल इंसान कहलाए। नो नो, आपने ये सोशल सर्विस की उम्मीद मुझसे रखी तो रखी कैसे? और याद रहे वाली साहब, डी के वक्त आने पर आपसे कहीं ज्यादा निचला के हद पार कर सकता है। हाँ, और आइंदा आप मुझे मशवरा देने की कोशिश ना ही करें तो आपके लिए अच्छा होगा। मुझे नहीं मालूम था कि आपने मुझे यहां जलील करने के लिए बुलाया है। देखिए, जाने से पहले मेरी एक बात सुनते जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारी गरीबी के दिनों से जानता हूं, और तुमने दौलतमंद बनने के लिए ममता पांडे का कदम कदम पर फायदा उठाया, और वो बेचारी तुम्हारा प्यार पाने के लिए तुम्हारे हर इशारे पर काम करती चली गई। और आज जबकि तुम्हारे पास दौलत का अंबार है, तुम ममता पांडे को अपनी दौलत से दूर क्यों रखना चाहते हो? याद रखो डीके, अगर ममता पांडे नहीं होती तो तुम आज भी हाथ में कटोरा लिए किसी चौराहे पर भीख मांग रहे होते, भीख मांग रहे होते। अच्छा, तो तुम छोटे बड़े का लिहाज भी भूल गए डीके? तुम इतने आसान फरामोश निकलोगे ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। चलाओ गोली, चलाओ डीके, चलाओ गोली। अब या तो डीके रहेगा या फिर मैं। मालिक साहब, आप मुझसे इस काम की उम्मीद ना ही करें तो अच्छा होगा। वैसे भी किसी पति पत्नी के झगड़े में दखल देना मेरा कोई हक नहीं बनता। बनने की कोशिश मत करो शिवा। तुम अपनी इन भोली भाली बातों से उस आदमी को बेवकूफ बना सकते हो जो तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानता, लेकिन हम तो तुम्हारे हर पल के बारे में जानते हैं। यह समझ लो कि तुम्हारे और डीके की पत्नी राखी के रिश्ते के बारे में हमें सब पता है। और मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं बाली साहब कि आप मेरे और राखी के रिश्ते के बारे में कुछ नहीं जानते। बाली साहब, आप मेरे बुजुर्ग हैं और आपके सामने मेरी क्या हैसियत, पर मैं समझता हूं कि आपको मेरे और राखी के रिश्ते के बारे में सब कुछ बता दूं। मैं और राखी सिर्फ दोस्त हैं और कॉलेज के वक्त से एक दूसरे के प्यार करते थे और शादी भी करना चाहते थे, पर हालात ऐसे हो गए कि हम शादी नहीं कर सके। पाली साहब, जब उस वक्त भी हमारे बीच कोई नाजायज ताल्लुकात नहीं था तो अब कैसे हो सकता है? यह हकीकत है। यह तुम कह रहे हो शिवा, लेकिन मैं तुम्हारी बात पर कैसे यकीन करूं? मुझे जिंदा रहना है, यही इस बात का सबूत है मेरे पास। मेरे ख्याल में वाली साहब, इस शहर में ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो आपके सामने सच्चाई ना उगले। मेरी क्या हैसियत? मुझे तो पहले ही पता था शिवा कि तुम्हारा और राखी के बीच में गलत संबंध हो ही नहीं सकता, लेकिन वो डीके, उसे कौन समझाए? वो मेरा भाई है, मेरा यार है, इसीलिए मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि उसकी बीवी राखी उससे दूर रहे। मैं भी यही चाहता हूं बाली साहब। न जाने मैंने कितनी बार राखी को समझाया होगा, लेकिन वो कि अपनी जिद के आगे किसी की बात मानती ही नहीं। हकीकत तो यह है बाली साहब कि मैंने उसे डीके का घर छोड़ने के लिए मना भी किया था। शिवा, मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर वो क्या वजह थी कि राखी ने डीके का घर छोड़ दिया। जरूर कोई खास वजह रही होगी। जहां तक मुझे मालूम है, कुछ दिन पहले डीके उसे मनाकर अपने घर वापस आया, लेकिन फिर
राखी डीके का घर छोड़ने पर मजबूर क्यों हो गई? अब बाले साहब, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूं। इसमें गलती डीके की ही है। डीके शादी के पहले दिन से राखी पर बिना वजह शक करता है और न जाने कितने सारे झूठे वायदे भी किए हैं। वादा? कौन सा वादा? यह है कि डीके सारे बुरे धंधे छोड़ देगा। और बाले साहब, राखी को यह गैर कानूनी धंधे पहले से ही नापसंद है। शिवा, फिर तो मेरे लिए काम और भी आसान हो गया है। मुझे नहीं मालूम था कि डीके के धंधे उसके सुखी जीवन के बीच में एक बहुत बड़ी दीवार है। लेकिन डीके ने तो ये बुरे धंधे बिल्कुल त्याग दिए हैं। नहीं बाले साहब, मैं यकीन नहीं कर सकता। आई डोंट बिलीव दिस। मैं इसका गवाह हूं। शिवा, मेरे ऊपर एक एहसान कर दो। तुम राखी को डीके के घर वापस पहुंचा दो। और रही बात तुम्हारी, मैं डीके से बात करूंगा। मैं उसे समझाऊंगा कि तुम्हारा और राखी का कोई नाजायज संबंध नहीं था। बाले साहब, मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि आप डीके को बहुत चाहते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा। शिवा, मैं तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे नहीं नहीं बाले साहब। देखो, अगर तुम राखी से सच्चा प्यार करते हो तो एक कदम भी पीछे ना हटना। राखी के लिए इससे बड़ी खुशी और नहीं हो सकती कि उसका उजड़ता हुआ घर बस जाए, आंसू और मुक्ति को पाप का प्यार मिल जाए। वैसे भी तुम राखी के साथ शादी नहीं कर सकते, क्योंकि राखी डीके की बीवी थी, है और हमेशा रहेगी। और ये कड़वी सच्चाई है। राखी यदि डीके के घर वापस नहीं गई तो दोष इसमें सिर्फ तुम्हारा होगा, क्योंकि यदि राखी किसी की बात का यकीन करेगी तो तुम हो, सिर्फ तुम हो शिवा, सिर्फ तुम। राखी, मैं इतना खुदगर्ज नहीं हो सकता कि अपनी खुशी के लिए तुम्हारे बलि चढ़ा दूं। नहीं राखी, नहीं नहीं। हेलो, मैं शिवा बोल रहा हूं। मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। इट्स वेरी वेरी अर्जेंट। वाली साहब, एक बात अपन समझ में नहीं आया। आप और शिवा का घर? मैं शिवा के घर पर क्यों गया था, ये जानना चाहते हो? अरे बेवकूफ लड़के, इट इज वेरी वेरी सिंपल। मैं शिवा की नजरों में अपने आप को डीके का सबसे बड़ा शुभचिंतक साबित करना चाहता हूं। फिर जब हम डीके का काम तमाम करेंगे तो किसी को हमारे ऊपर कोई शक नहीं होगा। हाँ, वैसे भी शिवा पागल प्रेमी है। वो मेरे और डीके के इस रिलेशन को हर उस शख्स तक पहुंचाएगा जिसे वो जानता है। तो हमारे इस रिलेशन की एक आम आय हो जाएगी। समझे या और समझाऊं? समझ गया वाली साहब। क्या समझे? ये कि आप एकदम फुल प्रूफ गेम खेलता है। डीके का काम हो जाएगा और किसी को शक भी नहीं होगा। मगर वाली साहब, डीके को अपन ही टपकाएगा। बिल्ला, इतने उतावले मत बनो। हमें समझदारी से काम लेना होगा। डीके कोई मामूली आदमी नहीं है। उसके लिए समय का इंतजार करो, समय का। वाली साहब, कभी कभी छोटा चींटी भी हाथी पे भारी पड़ जाता है। ये मजाक का वक्त नहीं है बिल्ला। तुम फौरन सिंह के पास जाओ और उनसे पता करो कि क्या उन्होंने इंस्पेक्टर को बोतल में उतार दिया है। और हां, सिंह को यह भी कह देना कि हम और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। इससे पहले कि इंस्पेक्टर धर्मपाल हमारे लिए नासूर बन जाए, हमें उसकी दुखती रख पर हाथ रख देना। ठीक है वाली साहब, अपन फौरन सिंह से मिलते हैं। फौरन। मुझे तो पहले ही पता था ऐसा जरूर होगा। पहले तो डीके ने माँ को अप्रोच करवाया। जब उसका काम नहीं बना तो तुम्हें यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है कि उसने गैर कानूनी धंधे बंद कर दिए हैं। तुम्हें क्या लगा शिव, डीके सुधर गया है? चलो मानता हूं कि तुम जो कह रही हो सच हो, लेकिन जहां तक डीके के सुधरने का सवाल है,
तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि हालात इंसान से सब कुछ करवा सकते हैं। शायद तुम ठीक कहते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता डीके के हालात इतने खराब हैं कि वो मजबूर हो गया है गैर कानूनी धंधे बंद करने के लिए। और जहां तक मेरे और मेरे बच्चों का सवाल है, डीके की नजरों में हम कब के मर चुके। राखी, खबरदार इन लफ्जों का दोबारा इस्तेमाल किया तो अरे तुम्हारे दुश्मन। शिव, तुम मुझे बहुत प्यार करते हो ना? तो फिर आज के बाद मुझे डीके के पास जाने के लिए फोर्स मत करना। तरसता है कोई